गुड आफ्टरनून। विजन आईएएस के ओपन सेशन में मैं अशोक कुमार दुबे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन। विजन आईएएस के इस प्रांगण से हम आज इस संकल्प के साथ आपके सामने खड़े हैं कि जब जीवन के एक विशेष मोड़ पर आप अपने भविष्य को संवारने के लिए योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके प्रथम कदम के साथ हम आपके सहयोगी बने, हम आपके साथ रहें। इसी प्रयास में आज मैं अशोक कुमार दुबे आपके समक्ष उपस्थित हूं और हम लोग, जैसा आप संभवतः जानते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संयुक्त लोक सेवा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 2 है वह क्या है, उसका अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए और किस तरह से हम अपनी तथाकथित चुनौतीपूर्ण यात्रा को अपेक्षाकृत अधिक सरल, सहज और सुगम बनाने में कामयाब हो सकेंगे। मैं प्रारंभ करना चाहूंगा इस बात से कि तैयारी के इस वातावरण में एक अजीबोगरीब द्वंद्व है, एक भ्रांति है, और वह पाठ्यक्रम के शीर्षक को लेकर है। मैं समझता हूं कि जब आप इस कक्षा में बैठ रहे होंगे, आप में से अधिकांश लोग संभवतः यह कह रहे हों कि इंडियन पॉलिटी के क्लास में हम बैठने जा रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था के क्लास में हम बैठने जा रहे हैं। मैं यहीं से आपके साथ मिलकर यह समझने का प्रयास करूंगा कि क्या संघ लोक सेवा आयोग ने जो प्रश्न पत्र हमें दिया है वह सही में भारतीय राज व्यवस्था है। तो प्रथम दृष्टि में देखने को मिलेगा कि संघ लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र 2, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 का जो शीर्षक दिया है वह है अभिशासन, उसके बाद है संविधान, उसके बाद है राज व्यवस्था, और अंत में 2 और विषय हैं, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्योंकि मैं अभिशासन, संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित हूं, विगत 28 वर्षों से अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अपनी सेवा दे रहा हूं, तो नैतिकता और योग्यता के आधार पर मैं इन 3 विषय वस्तुओं तक स्वयं को सीमित रखूंगा, यह स्पष्ट करते हुए कि संघ लोक सेवा आयोग के इस दूसरे प्रश्न पत्र का शीर्षक बेटा भारतीय राज व्यवस्था नहीं है, बल्कि अभिशासन, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और जब संघ लोक सेवा आयोग ने विशेष तौर पर हमें संविधान और राज्य व्यवस्था 2 शब्दों का
इस्तेमाल करने को कहा है तो उसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई अर्थ होता होगा, निश्चित तौर पर उनमें कुछ भिन्नता होती होगी और कुछ समानता भी होती होगी। तो हमें प्रारंभ करते वक्त यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि जिस पाठ्यक्रम का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह अभिशासन, संविधान और राज्य व्यवस्था का है, जिसके दो अन्य भाग हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आजकल आप भी जानते होंगे, संभवतः सहमत भी होंगे कि बड़े ही नाटकीय अंदाज में शिक्षकों के द्वारा जो प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो आपके इस महान यात्रा में सहयोग देने की कोशिश करते हैं, नाटकीय अंदाज में विषय को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी नाटकीय अंदाज से दूर रहते हुए हमें यह समझना है कि आखिर यह विषय वस्तु क्या है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जान लें कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, तब तक हम अपनी योजना सही तरीके से नहीं बना सकते। पाठ्यक्रम के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हमें उस पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु को किस स्रोत से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जब तक पाठ्यक्रम की ही हमें समझ नहीं होगी, तब तक स्रोत की जानकारी और उत्तम स्रोत की जानकारी नहीं हो सकती। और तीसरा जो मुद्दा मैं आपके साथ लूंगा वह है लेखन का, क्योंकि हम जान लें, चाहे जितना भी जान लें, अंततः परीक्षा कक्ष में हमें लिखना होगा और हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण हमारी लेखन शैली के आधार पर ही होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस लेखन शैली के संदर्भ में भी आपके साथ विचार विमर्श करूं और जो विगत वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश करूं कि किस तरह से अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो हमारी सफलता अधिक नजदीक होगी हमारे। और अंत में आपसे हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं यह हम जानने का प्रयास करेंगे, यह हम साझा करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ मिलकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अभिशासन, संविधान और राज्य व्यवस्था में मुद्दे क्या हैं। हालांकि पाठ्यक्रम की शुरुआत जो शीर्षक है अभिशासन, संविधान और राज्य व्यवस्था से होती है, लेकिन अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से और अपनी तैयारी को अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने के मकसद से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा संविधान और राज्य व्यवस्था के साथ। और जब हम संविधान, राज्य व्यवस्था और अभिशासन की चर्चा करते हैं उसमें देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, दोनों ही जगहों पर इसका अत्यंत विशेष महत्व है। इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में भी लगभग 17-18 प्रश्न आए और मुख्य परीक्षा में औसतन 110 से 115 नंबर के प्रश्न, कभी ज्यादा कभी कम, 2-4-5 का अंतर पड़ता है अंकों का, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न पत्र के इस भाग का अध्ययन निश्चित तौर पर कुछ महत्व रखता है और निर्णायक साबित हो सकता है। तो यह ध्यान में रखते हुए हम जानने का प्रयास करें कि जब संविधान कहा जाता है तो उस संविधान में हमें पढ़ना क्या होगा और संविधान किस प्रकार से राज्य व्यवस्था से पृथक होगा। ये दो बातें हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, चाहे वह लिखित दस्तावेज हो, अलिखित दस्तावेज हो, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें मौलिक विधियों का संग्रह है।
या जो मौलिक विधियों का संग्रह है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें मौलिक विधियां, फंडामेंटल लॉ लिखे हुए होते हैं या उसमें शामिल किए गए होते हैं, और उनके आधार पर कोई राज्य अपनी व्यवस्था के साथ गतिशील होता है, यानी कि राज्य व्यवस्था चलायमान होती है उस संविधान के मार्गदर्शन में। तो संविधान एक क्या है? एक दस्तावेज है। तो संविधान जब एक दस्तावेज है, उस संविधान के दायरे में, उस संविधान रूपी दस्तावेज में हम क्या समझने का प्रयास करेंगे, क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? पहले मैं उसकी जो संरचना है, जो एनाटॉमी है, उसको पहले सामने रखना चाहता हूं। और देखिए कि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले अवधारणा, अर्थात संविधान क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने संक्षेप में आपको कहा कि संविधान एक दस्तावेज है, चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो, एक दस्तावेज है जिसमें मौलिक विधान होते हैं, मौलिक कानून होते हैं, और उनके आधार पर ही कोई राज्य व्यवस्था गतिशील होती है। अभी राज्य व्यवस्था क्या है, हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे। तो संविधान की अवधारणा हम पढ़ेंगे, संविधान कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, और संविधान के कार्य क्या है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह के प्रश्न आते हैं? नहीं, लेकिन एक प्रश्न के साथ आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि कल यदि यह प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान एक यौगिक दस्तावेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, एक यौगिक संविधान है, एक जीवंत संविधान है, एक जीवित दस्तावेज है, तो हमें उसे लिखने के लिए, लिखते वक्त इसको समझने की आवश्यकता होगी, इस अवधारणा को जानने की आवश्यकता होगी, है ना। तो अब वह अवधारणा को जानने की आवश्यकता क्या होगी, कैसे होगी? जैसे ही हमें यह पता चला कि भारत का संविधान हो या किसी भी देश का संविधान, वह मौलिक कानूनों से युक्त है, फंडामेंटल लॉ से युक्त है, मूल विधानों से युक्त है, और उन मूल विधानों में क्या क्या बातें होती हैं, किससे वह संबंध रखता है किससे, तो ये सारे मुद्दे आते हैं। यहां से मुद्दों की शुरुआत होती है कि संबंध किससे रखता है और संबंध किस प्रकार से रखता है। यह हम जान लें अगर, तो जाहिर सी बात है कि संविधान के पहले भाग को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप अगर भारत का संविधान ध्यान में रखें तो भारत के संविधान में आपको क्या मिलता है? भारत के संविधान में सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलता है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत के संविधान में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मौलिक अधिकार मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व मिलेगा, मौलिक कर्तव्य मिलेगा, है ना, नागरिकता मिलेगी उसके पहले। तो नागरिकता हमें देखने को मिलती है, राज्य हमें देखने को मिलता है, फिर मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे, और मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम संविधान के दायरे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जहां पर संविधान का अध्ययन होगा वहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? संविधान का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले यह जानेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान किस प्रकार का होता है, और संविधान का कार्य क्या है, जिससे उसका महत्व पता चलेगा। और उसी के संदर्भ में भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसको जानेंगे, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के मुद्दे हैं उसको जानेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, हम उनको जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम संविधान में पढ़ेंगे वह तथ्य के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होगा, उसमें तथ्य मौजूद होंगे, उनमें सारी चीजें लिखी हुई रूप में मिलेंगी। लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल के प्रश्न पत्रों को,
जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रश्नों का रुझान है, जिस प्रकृति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वे सीधे तौर पर तथ्यों पर आधारित नहीं है बेटा। उनका संबंध केवल तथ्यों से नहीं है। इसलिए आवश्यकता क्या होती है कि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना की अवधारणा को जाने, प्रस्तावना के महत्व को जाने, और प्रस्तावना से संबंधित यदि कोई वाद है, यदि कोई मुकदमा है, यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्णय है, तो उस निर्णय को जानने का प्रयास करें। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और वह उदाहरण है कि संघ लोक सेवा आयोग ने एक बार एक सवाल पूछा था, और उस सवाल में संघ लोक सेवा आयोग ने कहा, 2016 का सवाल है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द लिखा हुआ है, उस गणराज्य शब्द की जितनी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं की चर्चा करें। तो गणराज्य शब्द के साथ जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, उन विशेषताओं की चर्चा करनी है। अब मैं अगर यहां पर एक बॉक्स बना करके आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करूं, जरा यहां ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि अगर गणराज्य के विशेषताओं की चर्चा की जा रही है, तो हमारी विशेषता क्या है? हमारी विशेषता यह है कि हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ठीक है ना? तो हमें अब समाजवाद का, पंथ निरपेक्ष शब्द का और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख करना है। हमें यह जानने की आवश्यकता होगी बेटा कि भारतीय समाजवाद क्या है। हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि भारतीय समाजवाद से संबंधित जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, वे प्रावधान क्या हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार में जो उल्लेख किया गया है, वह क्या है। और तीसरा कि भारतीय लोकतंत्र क्या है, किस तरह से भारतीय लोकतंत्र का ताना बाना हमने बुना है। और इसी के आधार पर देखो बेटा, हमें क्या मिल जाएगा? आर्थिक न्याय का मुद्दा मिलेगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा मिलेगा और राजनीतिक न्याय का मुद्दा मिलेगा। तो एक प्रश्न पूछा कि गणराज्य की विशेषताएं क्या हैं, और उन विशेषताओं में हम संविधान की प्रस्तावना के जितने तत्व हैं, इन तत्वों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके साथ साथ इसका महत्व भी आएगा। तो महत्व जहां पर आएगा वह आज के संदर्भ में होगा। और संघ लोक सेवा आयोग ने हमसे पूछा कि जो मौजूदा परिस्थिति है, उस मौजूदा परिस्थिति में इन विशेषताओं को बनाए रखने में हमें कितनी तकलीफ हो रही है या कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्या हम इनकी रक्षा करने में सक्षम हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, मौजूदा परिस्थिति का मतलब आज की तारीख का नहीं, मौजूदा परिस्थिति विगत 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय समाजवाद, आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उसी तरह से राजनीतिक न्याय और लोकतंत्र, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देना होगा मौजूदा परिस्थिति में। अब जैसे लोकतंत्र में आपने देखा होगा, अभी अभी शाहीन बाग का मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए हम नहीं बैठ सकते, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका मौलिक अधिकार से भी संबंध है ना। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सबरीमाला का केस आया, या फिर जो तत्काल 3 तलाक का मुद्दा है उससे संबंधित केस आया, या जो ट्रांसजेंडर का मुद्दा है उससे संबंधित नौतेज सिंह जौहर का केस आया। तो ये सारे वादों को लेकर के हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उन मौजूदा परिस्थितियों में हमारे देश के संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या जोड़ना पड़ रहा है बेटा? एक तरफ अवधारणा है, दूसरे तरफ आज के मुद्दे हैं जिसको हम लोग करंट अफेयर के नाम से प्रचलित है मुद्दा।
तो जो मुद्दा होता है वह करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं, उसमें सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं, और उन निर्णयों को अवधारणा से जोड़कर जब हम लिखते हैं तो हमारे उत्तर की जो गुणवत्ता है वह गुणवत्ता बाकियों से पृथक हो जाती है। ठीक है ना। तो प्रस्तावना एक मुद्दा हुआ। फिर आप देखेंगे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। यहां पर भी मैंने लिखा है अवधारणा है, मुद्दा है और केस है। ठीक है ना। अभी अवधारणा, मुद्दा और केस जब सामने आया, हमारा ध्यान जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की तरफ जिसमें आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में निर्णय दिया भारत में बच्चियों के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में, कि उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, वह एक अविभाज्य समाज का हिस्सा है और उनका अपना एक अधिकार होगा। तो मैं यह ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे निर्णय आ रहे हैं न्यायपालिका के, जिस प्रकार से निर्णय आ रहे हैं, उन निर्णयों के संदर्भ में हमें अपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना होगा। यहां पर भी मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा जो संघ लोक सेवा आयोग ने ही पूछा कि क्या विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है उसमें हम नफरत की बात भी फैला सकते हैं, घृणा और द्वेष की बात भी फैला सकते हैं। आज यह पूछा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कि क्या धरना प्रदर्शन करके हम समाज के सभी लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। यह सवाल आ सकता है। क्या हम उस पर युक्ति युक्त नियंत्रण नहीं कर सकते, निर्बंधन नहीं लगा सकते, उनको सीमित नहीं कर सकते? इस संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेटा मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि संविधान एक अलग भाग है, एक अलग खंड है, और उस संविधान के खंड में हमें सबसे पहले संविधान की समझ विकसित करनी होगी, भारतीय संविधान को समझना होगा, और भारतीय संविधान को समझने के बाद संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, चाहे वह प्रस्तावना का मुद्दा हो, चाहे वह मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का मुद्दा हो, हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, दो चीजें मैं जानबूझकर छोड़ा था, अब आपका ध्यान मैं इधर आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि आधारभूत संरचना और संशोधन। आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में केशवानंद भारती की मृत्यु हुई है और बुनियादी ढांचे से उनका अभिन्न संबंध है, अविभाज्य संबंध है। मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा से संबंधित उनका नाम है। तो जो आधारभूत संरचना है, वह आधारभूत संरचना हमेशा एक मुद्दे के रूप में हमारे सामने होता है। तो जब भी हम आधारभूत संरचना पढ़ते हैं, संशोधन का मुद्दा भी आ जाता है, और संशोधन से संबंधित हमेशा मुद्दे आते हैं, उससे संबंधित केस आता है। तो जब भी हम संविधान का अध्ययन करेंगे, हम लोग यहां पर जब संविधान का अध्ययन करेंगे, तो बेटा आपकी नजर, आपकी जो योजना है, आपका जो दृष्टिकोण है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान में हम उन तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं जो तथ्यात्मक रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, और उन तथ्यों का मौजूदा परिस्थिति के साथ किस प्रकार से संबंध है, यह जानने का हम साथ साथ प्रयास करेंगे, ताकि उसकी गतिशीलता और समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को जानने में हम कामयाब हो सकें। तो जो विषय वस्तु इसमें शामिल होगी, मैं फिर से जल्दी से दोहरा देना चाहता हूं। संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान के काम क्या हैं, भारत के संविधान की क्या स्थिति है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनका अध्ययन करेंगे, इनके अवधारणात्मक पहलुओं को जानेंगे, संबंधित मुद्दों को जानेंगे, न्यायपालिका के निर्णयों को जानने का, जो लेटेस्ट निर्णय है, जो तत्काल निर्णय आए हैं, उन निर्णयों को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो आधारभूत संरचना है यह जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में मैं एक विशेष मुद्दा ले रहा हूं
जो सामान्य तौर पर हम दरकिनार करते हैं, और वह मुद्दा है संविधानवाद और संवैधानिक मूल्यों का। आप लोगों को याद होगा कि 2019 में संघ लोक सेवा आयोग ने सवाल पूछा था इससे संबंधित, और वह भी पेपर 4 में। आज जो सबरीमाला का मुद्दा है, या जो नवतेज सिंह जौहर का जो ट्रांसजेंडर का मुद्दा है, या जो तत्काल 3 तलाक का मुद्दा है, उससे यह संवैधानिक मूल्य और संविधानवाद निकल कर आ रहे हैं। और आजकल हाल के वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग ने संविधानवाद और संवैधानिक मूल्यों के प्रति ध्यान दिया है। तो हमें यह जानने की जरूरत होगी कि संविधानवाद क्या है, ठीक है ना। तो संविधान तो मालूम हो गया, लेकिन संविधानवाद क्या है? सरलता से अगर कोई यह बता दे कि संविधानवाद की व्यवस्था या की अवधारणा वह अवधारणा है जिसके तहत हम एक सीमित सरकार की कल्पना करते हैं, एक ऐसे सरकार की कल्पना करते हैं जो विधि के शासन पर आधारित हो, एक ऐसे संविधान और एक ऐसे समाज, राजनीतिक समाज की कल्पना करते हैं जहां पर सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता हो, ठीक है ना। तो इन चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, किसके दायरे में आते हुए? संविधान के दायरे में आते हुए। तो संविधान का मुद्दा हमारा क्लियर होगा कि हमें यह मालूम होगा कि जब तक संविधान हम पढ़ रहे हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे दायरे में आएंगी, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है कि राज व्यवस्था, जो हमेशा की तरह बहुत ही पॉपुलर शब्द रहा है, बहुत ही लोकप्रिय शब्द रहा है। तो राज व्यवस्था में क्या है? अगर मैं संक्षेप में कहूं तो राज व्यवस्था कुछ और नहीं बल्कि संविधान का ही व्यवहारिक रूप है। देखिए, मैंने यहां पर इसको ऐसे जोड़ा है, राज व्यवस्था संविधान के व्यवहार से संबंधित है, ठीक है ना। राज व्यवस्था का संबंध किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राज्य की व्यवस्था, राज्य यानी देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से संबंधित है। उसकी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से संबंधित है, उनकी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है ना। तो राज व्यवस्था कहां से निकली? राज व्यवस्था निकली संविधान से। राज व्यवस्था किससे मार्गदर्शित होगी? संविधान से। और राज व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, 3 महत्वपूर्ण सीधे तौर पर आपको नाम दिया है कि 3 क्या नाम है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इनको जरा संक्षेप में 1-2 उदाहरण से समझिए कि हम लोग किस रूप में इसका अध्ययन करेंगे। किताबों में क्या मिलता है बेटा? किताबों में मिलेगा संघीय कार्यपालिका, किताबों में मिलेगा राज्य की कार्यपालिका, किताबों में मिलेगा कि संघ शासित क्षेत्रों की कार्यपालिका। लेकिन हम यह जाने कि कार्यपालिका करती क्या है, ठीक उसी तरह से विधायिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। मैं एक उदाहरण लेता हूं कि जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में जैसे एक अनुच्छेद 17 है, ठीक है ना, या अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, 15, 16, 17 कोई भी तीनों में से ले लीजिए, या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21, जो आपकी मर्जी हो आप वह ले लीजिए। वह संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उसको प्रभावशाली तरीके से कैसे लागू करना है, उससे संबंधित कौन से विधान बनाने हैं, विधान बनाने का काम किसका काम है? विधायिका का काम है। और विधायिका हमारे देश में विधान कैसे बनाएगी? चूंकि हमारे देश की विधायिका संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए जब हम लोग विधायिका का अध्ययन करेंगे बेटा, तो सबसे पहले मुद्दा आएगा संसदीय लोकतंत्र का, इसकी अवधारणा क्या है और इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। अब इससे संबंधित मुद्दों में जो भारत के संसद की स्थिति है, जो गतिशील स्थिति है, जो आज की स्थिति है, वह मुद्दे हावी हो जाएंगे। अध्यादेश ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, संसद के भीतर सांसदों के व्यवहार से संबंधित मुद्दे आ रहे हैं। तो इन मुद्दों की चर्चा हम संसदीय लोकतंत्र में करेंगे। और फिर जब संघ का अध्ययन करेंगे तो किस प्रकार से संघ की विधायिका विधियों का निर्माण करती है,
राज्य की विधायिका किस प्रकार से विधियों का निर्माण करती है और उन विधियों का निर्माण करके किस प्रकार से अनुच्छेद 16 के तहत जो उच्च जाति का, तथाकथित उच्च जाति के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कैसे आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को कैसे आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे आरक्षण दिया जाए, या जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का शोषण समाज में होता है उस शोषण को रोकने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं, यह सारी जिम्मेदारियां किसके हाथों में आ जाती है? विधायिका के हाथ में आ जाती है। तो संविधान से जो हमें उद्देश्य मिलता है, संविधान से जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसी को व्यवहारिक रूप देने के प्रयास में विधायिका विधियों का निर्माण करती है। और विधायिका जब विधियों का निर्माण करेगी तो उसको क्रियान्वित कौन करेगा बेटा? उसको क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा होगा, संघीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या संघ शासित क्षेत्रों में हो, है ना। और कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, संविधान ने जिस प्रकार से उन्हें काम करने का अवसर दिया है, जिन परिस्थितियों और जिस वातावरण में काम करने का अवसर दिया है, उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं कि नहीं, यह देखने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। और मैंने जैसा आपको कहा कि न्यायपालिका हमेशा क्या करेगी? न्यायपालिका हमेशा मुद्दों को ध्यान में रखेगी, संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखेगी, संविधान की व्याख्या करेगी। और इसके लिए हमारे देश में आप जानते हैं कि संघीय स्तर पर न्यायपालिका है, राज्य स्तर पर न्यायपालिका है और जिला स्तर पर न्यायपालिका है। इसके अलावा भी हमारे देश में लोक अदालत है, परिवार न्यायालय है, अलग अलग विषयों से संबंधित न्यायालय भी बने हुए हैं ताकि देश में न्याय की प्राप्ति हो सके। और जब हम यह अध्ययन करेंगे तो यहां पर देखो, आजकल एक बेटा मुद्दा आ रहा है न्यायिक सक्रियता का और शक्ति के पृथक्करण का। दोनों ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि न्यायिक अतिवादिता तो देश में नहीं है और शक्ति का पृथक्करण कितनी मात्रा में है ना। तो जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो यहां पर मुद्दे के रूप में क्या आ जाएगा? न्यायिक सक्रियता का मुद्दा आ जाएगा, शक्ति पृथक्करण का मुद्दा आ जाएगा। और जब हम इन दोनों मुद्दों का अध्ययन कर लेंगे तो हमारे सामने क्या होगा कि क्या न्यायपालिका के क्षेत्र में कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, क्या हमें न्यायपालिका के क्षेत्र में कुछ सुधार करने की भी जरूरत होगी, तो हमको उसका अध्ययन करना पड़ जाएगा। यानी जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इसकी संरचना पढ़नी होगी, संबंधित मुद्दे पढ़ने होंगे। मुद्दों में न्यायिक सक्रियतावाद का मुद्दा, शक्ति पृथक्करण का मुद्दा, और फिर हमें न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या सुधार करना होगा, हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीन तो संस्थाएं हो गई ना। व्यवस्था में तीन संस्थाएं आ गई प्रमुखतः। उसके बाद जो व्यवस्था है उसका एक संबंध है संघवाद से हमारे देश में। तो संघवाद की अवधारणा पढ़ेंगे, भारतीय संघ की प्रकृति क्या है यह जानेंगे, और इन्हीं दोनों के आधार पर हम लोग क्या जानेंगे? संघ राज्य संबंध। ये जानते होंगे आप लोग कि संघ राज्य विधायी संबंध, संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, संघ राज्य वित्तीय संबंध, और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जीएसटी को लेकर किस प्रकार से संघ और राज्य के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों के आधार पर समस्या के निदान की कोशिश की जा रही है। तो संघ राज्य संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हमेशा रहा है हमारी परीक्षा के लिहाज से, और इसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। आज जो स्थिति है उसमें ये दो शब्द बड़े महत्व के हो रहे हैं बेटा। एक तो क्या है? सहयोगी संघवाद, और दूसरा है प्रतियोगी संघवाद। तो हम लोगों को सहयोगी संघवाद यानी कि किस तरह से संघ और राज्य के बीच में सहयोग हो, और प्रतियोगी संघवाद किस तरह से राज्य और राज्य के बीच में तथा संघ और राज्य में एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में क्या बोल देते हैं? ऊर्ध्वाधर प्रतियोगिता और क्षैतिज प्रतियोगिता, यानी वर्टिकल कंपटीशन और हॉरिजॉन्टल कंपटीशन। तो प्रतियोगिता होगा तो क्या होगा? हर राज्य अपने संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
अब इसी कोशिश में जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, जो अद्यतन मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों को, जो लेटेस्ट मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों को हम लेंगे। जो समाचार पत्रों से हमें मिलेगा या जो करंट अफेयर की किताबें आती हैं उनसे हमें मुद्दे मिलेंगे, एडिटोरियल पढ़ के मुद्दे मिलेंगे, और उन मुद्दों के आधार पर हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके बाद संघवाद पर एक प्रभाव पड़ता है किसका? आपातकाल का। तो हम लोग आपातकालीन प्रावधान भी पढ़ेंगे, है ना। चाहे वह राष्ट्रीय आपात हो या राज्य आपात हो या वित्तीय आपात हो, आप सभी को जानकारी होगी। मैं विश्वास करता हूं कि राज्य आपात जो 356 अनुच्छेद है वह इतना ज्यादा विवादास्पद हुआ है कि 356 पर न जाने कितनी सिफारिशें आ गई हैं। उन सिफारिशों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे वह संघ सरकारी आयोग की सिफारिश हो, चाहे संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश हो, चाहे पूंछी आयोग की सिफारिश हो, चाहे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश हो। इन सिफारिशों को संक्षेप में हम लोगों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो संघवाद से संबंधित जितने भी पहलू हैं, इन सभी पहलुओं को हम पूरी तरह से समझने में कामयाब हो सकेंगे। उसके बाद देखिए, स्थानीय निकाय होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय निकाय में क्या हम पहले पढ़ेंगे? अवधारणा और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सामान्य तौर पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं और सीधे पंचायती राज पढ़ने लगते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 में जो भी प्रावधान है उसको पढ़ जाते हैं, रट लेते हैं। नहीं, हम लोगों को क्या करना होगा? पहले तो इसकी अवधारणा जाने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व जाने, और फिर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में इसी के संदर्भ में, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हमारे देश में संरचनाओं का विकास हुआ है, संस्थाओं का विकास हुआ है, उनको समझने का प्रयास करें, उनके तथ्य को जानें और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। और अंत में 21वीं सदी में हमारी पंचायत या हमारे नगरीय निकायों में क्या मुद्दे हैं, क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, वो कितना अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक स्मार्ट गांव का सपना साकार करने में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था में स्थानीय निकाय की क्या भूमिका हो सकती है। जब भारत के प्रधानमंत्री महोदय यह कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो स्थानीय निकाय की अहम भूमिका हो जाती है। और हम यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय निकाय कितना महत्व रखते हैं और किस तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहां से जब हम आगे निकलते हैं तो राज व्यवस्था के अंतिम चरण में हमारे सामने क्या आता है? संस्थाएं आती। और संस्थाएं कितने तरह की हैं? संस्थाएं 4 तरह की हैं। एक संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था जैसे नाम ले लीजिए, निर्वाचन आयोग है, मैं CAG लिख रहा हूं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, या निर्वाचन आयोग है, या UPSC है ना, वित्त आयोग है, ये सब संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्था क्या है? ऐसी कोई भी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो, वह संवैधानिक संस्था होगी। ठीक। संविधिक संस्था क्या है? ऐसी कोई भी संस्था जो कि विधानमंडल के विधान से बने, विधानमंडल की विधि द्वारा, है ना। विधानमंडल की विधि द्वारा जब कोई संस्था बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संविधिक संस्था। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ये सब कैसे हो गए? संविधिक संस्थाएं हो गई, क्योंकि इनका निर्माण संसद के विशेष अधिनियम से हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद एक आता अर्ध न्यायिक। ये केवल प्रकृति के आधार पर है, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये भी संसद के विधान से ही बने हैं, लेकिन कार्य की प्रकृति के आधार पर इनको अर्ध न्यायिक कहा जाता है। तो यहां पर हम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण समझ सकते हैं, यहां पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समझ सकते हैं। और फिर एक आता है संविधानेतर।
संविधानेतर का क्या मतलब होता है कि जिसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद के किसी विधि में उल्लेख है। ऐसा जो संगठन बनता है या तो राष्ट्रपति के आदेश से बनता है या मंत्री परिषद के आदेश से बनता है। जैसे हम लोग पुराना जो योजना आयोग है या जो नीति आयोग है ना, ऐसे जो संगठन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधानेतर संस्थाएं। ठीक, तो ये संविधानेतर संस्थाएं या जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, हमें इन संस्थाओं का भी अध्ययन राज्य व्यवस्था के दायरे में करना है। तो राज्य व्यवस्था के दायरे में आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इन्हीं से संबंधित संघवाद, स्थानीय निकाय तथा संस्थाओं का अध्ययन हमें करना होता है। तो जो संविधान हमें दे रहा है, जो दस्तावेज हमें मिला है, जो मार्गदर्शिका हमें मिली है, उसी मार्गदर्शिका के आधार पर जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी है, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इनके माध्यम से हम इसको किस प्रकार से साकार रूप देंगे, कैसे हम इसको व्यवहारिक रूप देंगे, कैसे अमली जामा पहनाएंगे, कैसे हम उसको एक गतिशील रूप में लेकर आएंगे, उससे संबंधित राज्य व्यवस्था हमारे सामने है और हमको इसका अध्ययन करना होगा। तो स्पष्ट हो रहा होगा कि संविधान पढ़ना है तो क्या क्या है, इसकी अवधारणा, भारत के संविधान की स्थिति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आधारभूत संरचना और संशोधन, और आज के जो नवीन मुद्दे हैं संविधानवाद और संवैधानिक मूल्य। और जब हम राज्य व्यवस्था कहते हैं तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय निकाय और जो अलग अलग तरीके की संस्थाएं हैं, हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। अब इन दोनों का अध्ययन करने के बाद तीसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं अभिशासन को, जिसको हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पर शासन भी लिखा जाता है, लेकिन शासन तो रूल होता है, तो थोड़ा सा अंतर किया जाए। और अभिशासन शब्द हमारी समझ से एक सटीक शब्द है। अभिशासन, अभिशासन का क्या महत्व है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने राज्य व्यवस्था को भी अभिशासन से जोड़ा है और संविधान को भी अभिशासन से जोड़ा है। गवर्नेंस यानी अभिशासन, हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर बोला करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कम सरकार अधिक अभिशासन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश में अभिशासन का तात्पर्य क्या है, उसको हम कैसे जानेंगे। यहां पर हमने आपको बताया, लिखा है कि जब अभिशासन पढ़ेंगे तो एक तो उसकी समझ होनी चाहिए कि अभिशासन क्या है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई संक्षेप में बोले कि सरकार का जो व्यवहारिक पक्ष है वह अभिशासन है। अभिशासन प्राधिकार का इस प्रकार से इस्तेमाल करने की कला है जिससे देश के संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करके हम सामान्य उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक ना। तो अभिशासन क्या हुआ, अभिशासन सरकार का व्यवहारिक पक्ष है, यानी अभिशासन इनके व्यवहार का मार्गदर्शन करे, इनके व्यवहार को सामने लेकर आएगा। तो अभिशासन से किसका व्यवहार सामने आएगा बेटा, अभिशासन से कार्यपालिका का व्यवहार सामने आएगा। और अभिशासन भारत में किस तरह से है, उसका क्या प्रयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज आपसे कोई पूछता है कि भारत में सुशासन है या नहीं। जैसे बिहार में अभी चुनाव हो रहा है ना। आप लोगों में से जो बिहार के होंगे वो लोग अभी बहुत सक्रिय होंगे राजनीतिक दृष्टि से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको सुशासन बाबू के नाम से बड़े वो फेमस हैं। तो सुशासन है कि नहीं बिहार में, अब ये पता कैसे चलेगा। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा या जेडीयू का होगा तो क्या बोलेगा कि सुशासन वहां कूट कूट कर भरा हुआ है, और जो कांग्रेस वाला होगा वो कहेगा कि यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और वो भारत के प्रधानमंत्री का जो पिछले बार का घोषणा है, पिछले बार वाली 1,25,00,000 या पता नहीं कितना, उसका वो वीडियो चलाता घूमेगा। तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे।
अब हम लोग एक विद्यार्थी हैं, हम लोग को लड़ना नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बिहार में सुशासन है कि नहीं या देश में सुशासन है कि नहीं। तो देखिए, अब मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से हमें सबको इंटरलिंक्ड भी करना है, यानी एकीकृत अध्ययन करना है, ठीक है ना। एकीकृत अध्ययन कैसे होगा कि जब हम लोग यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत में सुशासन है कि नहीं, तो हमारे सामने क्या मुद्दा आएगा। सुशासन तो बेटा तब होगा जबकि सबके मौलिक अधिकार सुरक्षित होंगे। सुशासन तब होगा जब नीति निर्देशक तत्व में जो दिए गए हैं वो लागू होंगे। सुशासन तब होगा जब हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सभी न्याय सुनिश्चित होंगे। सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा, दोबारा हाथरस न हो। आर्थिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा कि जो लाखों लोग पलायन कर गए, गरीबी में कितनों की मौत हो गई, ऐसा न हो हमारे देश में। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबका है उसको संरक्षण प्राप्त हो ताकि वह एक गरिमामय जीवन जी सके। जो राजनीतिक जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बंधुता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें हमारे देश में हैं? क्या जातिगत द्वेष से हम उबर चुके हैं, धार्मिक द्वेष से उबर चुके हैं, हमें बोलने की आजादी है, बोलने पर कोई मारपीट नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम भारत में अभिशासन को समझ सकते हैं। और हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वह राज्य स्तर की सरकार हो, चाहे वह स्थानीय स्तर की सरकार हो या संघीय स्तर की सरकार हो, उपलब्ध संसाधनों का अपने प्राधिकार का सर्वोत्तम इस्तेमाल करके किस प्रकार से सामान्य उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब बेटा जैविक उद्देश्य और अजैविक उद्देश्य। अजैविक का मतलब पेड़, पहाड़, पत्थर, नदी, नाले, ये सब अजैविक में आ जाते हैं, यानी कि संक्षेप में पर्यावरण संतुलन। तो पर्यावरण संतुलन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति अगर देश में हो रही है तो अभिशासन है, और अगर कम हो रही है तो थोड़ा कम है, हमको यह जानना पड़ेगा। और उसके बाद आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें क्या आ रहा है, ई अभिशासन, यानी कि अभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। लेकिन खाली प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से तो नहीं होगा। हम कंप्यूटर लेके बैठ जाऊं उससे क्या होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने क्या पूछ दिया सवाल, संघ लोक सेवा आयोग ने सवाल पूछ दिया कि हमारे देश में जो ई अभिशासन है उसका यूज वैल्यू क्या है, यानी कि जो सूचनाएं हमें मिलती हैं उन सूचनाओं का हम ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं यह ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि हमें साधारण चीजों के साथ साथ उसकी समझ भी विकसित करनी। केवल रट लेने से हम नहीं काम कर सकते, हमको उसको समझना होगा, थोड़ा वक्त देना होगा, और समझ करके जो संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षा है उस पर हम खरा उतर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपके पास मुद्दा है जवाबदेही और पारदर्शिता का। कैसी जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही भी हो सकती है जो पेपर 4 में हम पढ़ते हैं। तो जवाबदेही हमको देखना है। अब इसमें आप लोग बेटा देखेंगे आरटीआई हमारे पास है, सिटीजन चार्टर हमारे पास है, लोकपाल भी हम लेकर आए हैं अपने देश में, है ना। तो अनेक तरीके हमने अपनाए हैं जिससे कि हमारे देश में जवाबदेही बनी रहे। और फिर भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका। कभी कभी क्या हो जाता है कि लोक सेवा की भूमिका का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि केवल अखिल भारतीय सेवा की भूमिका। यहां गलती हो जाती है हमसे। अखिल भारतीय सेवा नहीं, लोक सेवा की भूमिका। तो चाहे वो स्थानीय स्तर के लोक सेवक हों या राज्य स्तर के लोक सेवक हों या राष्ट्रीय स्तर के लोक सेवक हों, इन सभी के द्वारा किस तरह से सेवा देनी है यह हमें जानने की जरूरत होगी। और मैं एक संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं कि लोक सेवा की जो भूमिका है उसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, है ना। राज्य केंद्रित भूमिका और राष्ट्र केंद्रित भूमिका। अब राज्य केंद्रित क्या होता है, जहां पर कानूनी मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं वो राज्य केंद्रित हो जाएगा, और जहां पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, नैतिक मुद्दे होते हैं, मानवीय मुद्दे होते हैं, वह
राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वहां पर भी गुणात्मकता लाने की कोशिश करेंगे और तब देखेंगे कि कोविड-19 के समय में जब पूरा विश्व लड़ रहा हो, हमारा देश भी जिद्दोजहद कर रहा हो, तो लोक सेवकों से कैसे मानवीय भूमिका की अपेक्षा हम करते हैं, एक नए तरीके का प्रश्न हो जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर हम यहां से देने की स्थिति में होंगे। ठीक है ना। और फिर इसको सुनिश्चित करने के लिए कैसे कैसे सुधार किया जाए, यह सब जानने की कोशिश होगी। तो बेटा इस तरह से जो जिस रूप में हमारे देश में परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से नए नए तत्व आ रहे हैं, जिस तरह से नए नए मुद्दे आ रहे हैं, मैंने आपको जैसा अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से भी बताया, 2015 में, 16 में, 19 में इस तरह के प्रश्न आए। अभी हाल ही में देखिए जो परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसमें भी जो आधारभूत संरचना है और न्यायिक समीक्षा है, उससे संबंधित प्रश्न आया। और कितना बारीक प्रश्न था कि आधारभूत संरचना क्या संविधान में दिया गया है, नहीं दिया गया है। यह तो केशवानंद भारती केस में उपज है न्यायपालिका की, लेकिन न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो मुद्दा है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, प्रावधान है, वह तो हमें अनुच्छेद 13 से प्राप्त होता है और भी जगहों से प्राप्त होता है। तो यह हमें बारीक अंतर समझना होगा, तभी हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बारीकी से अगर अध्ययन करोगे बेटा, तो जो 17-18 प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, उनमें भी आधे से ज्यादा अवधारणाओं पर टिके होते हैं, अर्थात हमारी समझ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब विषय की जानकारी हो गई कि हमें संविधान में क्या पढ़ना है, हमें राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है, संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है और इन दोनों का अभिशासन से क्या संबंध है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभिशासन में हम लोग यह देखेंगे कैसे देश में काम हो रहा है, ई अभिशासन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, लोक सेवक किस तरह से काम कर रहे हैं, जवाबदेही है कि नहीं, आरटीआई, नागरिक घोषणा पत्र, लोकपाल की क्या स्थिति है हमारे देश में, है ना। तो राज व्यवस्था पूरा हो जाएगा। अब मुद्दा आता है जो आप लोग पूछना चाहते हो कि हम कहां से पढ़ेंगे, हमारे अध्ययन का स्रोत क्या होगा, क्या क्या चीज हमें पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की हमें पढ़नी है। 11वीं की देखेंगे, उसमें तथ्यात्मक मुद्दे हैं जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है इत्यादि। और जो 12वीं की है वो थोड़ा सा अवधारणात्मक और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गतिशील मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण का है या फिर भारतीय लोकतंत्र में जो संकट है उससे संबंधित मुद्दे हैं। तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ें। भारत का संविधान जरूर ले लें, हिंदी माध्यम में ले लें या अंग्रेजी माध्यम में ले लें। भारत का संविधान जिसमें कि जिसको बेयर एक्ट भी कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, और बेहतर होगा कि अगर उसके साथ कुछ जो केस, जो न्यायपालिका के निर्णय हैं, अगर वो दिए हों तो बहुत अच्छा है। उसी तरह से आयोग बनते हैं, जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, संविधान समीक्षा आयोग है, पुंछी आयोग है। तो इनकी सिफारिशें, पूरी किताब नहीं, इनकी सिफारिशें जैसे राज्यपाल के संदर्भ में, संघ राज्य संबंध के संदर्भ में, ऐसी या स्थानीय निकाय के संदर्भ में, तो ऐसे जो जो संस्तुतियां दी गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, हमको उनका अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से एक टेक्स्ट बुक, यानी कि मैं समझता हूं कि या तो डीडी बासु की किताब या बीके शर्मा की किताब, कोई भी एक किताब जो आपको अच्छी लगे वह आप ले लें। और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा हमारे संस्थान के करंट अफेयर की जो पुस्तिका आती है उसके माध्यम से आप करंट जो अद्यतन मुद्दे हैं उसको लें। और एक गाइड आती है बाजार में जो बहुत ही लोकप्रिय है, एम लक्ष्मीकांत की। मैं अदब से और दिल से आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि वह किताब एक परिचय देगी आपको संविधान और राज्य व्यवस्था की। उससे हम अवधारणात्मक विकास या गहन अध्ययन नहीं कर सकते, वह एक तथ्यों का संग्रह है।
तो उसका प्राथमिक परिचय के लिए और रिवीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं नहीं समझता कि वो पर्याप्त है। और जहां तक अभिशासन का मुद्दा है, तो क्लास का नोट्स जो कक्षा में लिखवाया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह बहुत होगा, पूरी तरह से पर्याप्त होगा, और समाचार पत्रों से मुद्दों को जोड़ा जाएगा, तो इस तरह से आपका अध्ययन पूरा हो जाएगा। हाँ, मैं एक और सलाह दूंगा कि राज्यसभा टेलीविजन से जो बहस होती है, उस बहस पर भी ध्यान रखेंगे, तो मेरी समझ से वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है ना? तो क्या क्या हमें पढ़ना है? एनसीईआरटी की किताब, एक टेक्स्ट बुक, चाहे डीडी बासु की हो, चाहे वह बीके शर्मा की हो, क्लास नोट्स, और हमारे संस्थान का जो करंट अफेयर का की पत्रिका आती है, पुस्तिका आती है, आप उसका अध्ययन करें, और न्यूज़पेपर का, समाचार पत्र का अध्ययन करें, जो आयोग हैं उनका अध्ययन करें। ठीक है ना? अंत में लिखना कैसे होता है, आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, यह हमको ध्यान में रखना होगा। तो आंसर राइटिंग के लिए बेटा, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को राजनीतिक तटस्थता रखनी पड़ेगी। मानसिक तौर पर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें। हम वोट किसी को दें, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करें, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें, और जो भी बात लिखें, चाहे पक्ष में लिखें, विपक्ष में लिखें, आलोचना करें, तथ्य और तर्क के साथ करें। कोई व्यक्तिगत भावना लेकर सामने ना आए, तथ्य और तर्क के साथ उत्तर देना चाहिए, और जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न पर पूरी तरह से टिके रहें। अनावश्यक इधर उधर की बातें न की जाए, और प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसका संदर्भ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, यह जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। और जितना आप डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उत्तर लिखेंगे, मैं समझता हूं कि उतना ही वह उत्तर बढ़िया होगा। तो इस तरह से यदि हम और आप मिलकर तैयारी करते हैं, तो बगैर किसी नाटकीय अंदाज के, मिलजुल करके, एक दूसरे के साथ विश्वास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम लोग के लिए कोई कारण नहीं होगा कि हमारी सफलता में कोई व्यवधान हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सफल होंगे, और इस सफलता में आपका जो परिश्रम है, वह परिश्रम अत्यंत महत्व रखेगा, अत्यंत निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। तो यहीं पर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और जिस तरह से हम अध्ययन अध्यापन करेंगे, उसमें अवधारणा से संबंधित मुद्दे, आधुनिक मुद्दे, जो करंट मुद्दे हैं, उनका विश्लेषण कैसे होगा, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और चलते चलते मैं फिर से बोलूंगा कि लेखन शैली पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। संदर्भ और तत्व को, तथ्य को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करना, आलोचना करना, परीक्षण करना, बहस करना, तर्क वितर्क करना, ये सब प्रश्नों के शब्द सुनते होंगे आप लोग। इन सभी की बारीकियों को जानते हुए अपना उत्तर लिखने का हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे। एक दूसरे के साथ रहकर आपकी समस्या को जानने की कोशिश मैं करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।